Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 24th of February 2021। 24 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है या उन्होंने तैयारी सही से नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो दे कैन ज्वाइन आर यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। उसमें पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज कराया जा रहा है विद इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन कल कंप्लीट हो गया है, अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, यू कैन स्टिल सी द लेक्चर्स, जस्ट लॉग इन करना होगा आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आज आपको करने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मजुली आइलैंड। तो मजुली आइलैंड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मजुली आइलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फुल्ली हैबिचुएटेड रिवर आइलैंड लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट बिकेम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है मजुली इज द अबोर्ड ऑफ द असामीज न्यू वैष्णवाइट कल्चर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन एंड टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली, या टू एंड थ्री ओनली, ठीक है ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स। सुंडा स्ट्रेट्स इनमें से किसको कनेक्ट करता है? ऑप्शन आर ए इंडियन ओशन एंड जावा सी, बी जावा सी एंड साउथ चाइना सी, सी जावा सी एंड सेलेबस सी, या डी तस्मान सी एंड जावा सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड बाय द सुंडा स्ट्रेट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज मार्पोल कन्वेंशन समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। मार्पोल कन्वेंशन न्यूज में रहता है, किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर कन्वेंशंस अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, B. Control the use of chemical weapons and their precursors, C. Prevention of pollution from ships, या D. Safety, security and sustainability of airspace। तो which of the following is correct? Do give the answer for that as well, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। पहले मैप में आज मैं आपको दिखा दूं। जो मैप मैं आपको दिखाऊंगा वो है आपका जापान का मैप। जापान का मैप देखो, पहले सबसे पहले 4 पार्ट हैं जापान के। जो जापान पूरा जापानीज आइलैंड है वो पूरा 4 पार्ट में, सबसे ऊपर जो नदर्न मोस्ट पार्ट है सबसे ऊपर ये होक्काइडो है, होक्काइडो पार्ट है। फिर उसके नीचे आता है होन्शु, फिर आता है शिकोकू और लास्ट है क्यूशु। याद रखिएगा, आपको ये 4 पार्ट जरूर याद रखने हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु, दीज आर द 4 पार्ट्स। अब होक्काइडो वाले पार्ट में आपको सपोरो मिल जाएगा। सपोरो इज लोकेटेड इन होक्काइडो वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो होक्काइडो में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? उसमें आपका इंपॉर्टेंट है सपोरो और दाइत्सुजान नेशनल पार्क। तो दाइत्सुजान नेशनल पार्क जो है वो आपका होक्काइडो वाले पार्ट में है, एंड सपोरो भी आपका होक्काइडो वाले पार्ट में। फिर आपको नीचे दिख रहा होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है होन्शु, जिसमें टोक्यो, इसकी कैपिटल लाई करती है टोक्यो, वो होन्शु वाला पार्ट है, वो नीचे है, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और निगाटा भी यहीं पे लोकेटेड है, माउंट फ्यूजी यहाँ पे लोकेटेड है, योकोहामा लोकेटेड है, नगोया लोकेटेड है ना, क्योटो एंड ओसाका भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। होन्शु वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ तो पैसिफिक ओशियन है, जो जापानीज आइलैंड है उसकी एक तरफ पैसिफिक है, और इधर साइड जो आपका वेस्टर्न साइड है वहाँ पे सी ऑफ जापान दिख रहा होगा। तो सी ऑफ जापान वेस्टर्न साइड में है और पैसिफिक ओशियन फिर इधर ईस्टर्न साइड में, तो ये भी आपको दिख रहा होगा। देन आपको शिकोकू, नीचे शिकोकू वाला पोर्शन दिख रहा है। लास्ट है क्यूशु, क्यूशु वाला पोर्शन जो है लास्ट है वहाँ पे, दैट इज द थिंग। क्यूशु के बाद क्या आता है? तो क्यूशु के बाद टोकारा शोटो, अमामी शोटो एंड ओकिनावा होंटो, ये 3 आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्यूशु के बाद आते हैं। ओकिनावा वाला पार्ट क्यूशु के बाद आता है, ठीक है ना। जो इकिगाई बुक लिखी गई है वो ओकिनावा पे ही बेस्ड है वैसे, है ना। अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो यू कैन स्टिल रीड दैट बुक ऑल्सो। इकिगाई काफ़ी अच्छी किताब है, मोटिवेटिंग किताब है ना, ज़्यादा लंबा जीने के लिए वो किताब है। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु, ये 4 पार्ट मैंने आपको बता दिए। और इसमें टोक्यो वाला पोर्शन, माउंट फीजी वाला पोर्शन, ये सब क्योटो वाला पोर्शन आपका होन्शु वाले रीजन में है, एंड शिकोकू वाला रीजन है, देन आपका क्यूशु वाला रीजन है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं न्यूज एनालिसिस में। तो चाइना हैज बिकेम द
टॉप इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द ईयर 2020। तो चाइना जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है इन द ईयर 2020। और ये क्या रीज़न है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बन गया हमारा? तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये कि हम अभी भी डिपेंडेंट हैं ऑन चाइनीज़ फॉर हैवी मशीनरी, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड होम अप्लायंसेस। तो होम अप्लायंसेस हो गए या टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गए या आपके हैवी मशीनरी हो गई, बहुत सारी चीज़ों में हम अभी भी चाइना पे डिपेंडेंट है, चाइना से इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। और ये रीज़न है कि हम चाइना हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द ईयर 2020 एज वेल। बांग्लादेश became the first country that has banned the painkiller कीटोप्रोफेन। तो कीटोप्रोफेन को बैन करने वाली पहली कंट्री बांग्लादेश बन गई। इट्स अ पेन किलर एंड दिस पेन किलर इज यूज्ड वाइडली टू ट्रीट द कैटल को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है कीटोप्रोफेन का भी यूज़। अब याद होगा आपको डिक्लोफिनैक का यूज़ किया जाता था पहले। तो डाइक्लोफिनैक जब यूज़ होती थी तो भी क्या होता था, जब उनके कैराकैसेस को वल्चर्स खाते थे, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को आपने दे दिया पेन किलर के रूप में तो उनकी बॉडी में थोड़ा वो एक्यूमुलेट हो गया। अब बाद में जब उनकी डेथ होगी तो उनके जो कैराकैसेस होंगे उसको वो वल्चर खाएगा। जब वो वल्चर खाएगा तो वो दवाई भी डाइक्लोफिनैक भी उनके अंदर जाएगा। तो इससे वो कह रहा था कि इनके जो एगशेल्स थे वो ब्रिटल हो जा रहे थे। द एगशेल्स ऑफ द वल्चर्स वर बिकमिंग ब्रिटल एंड देयरफॉर उनकी डाइवर्सिटी को खतरा पहुंच रहा था। सेम इज हैपनिंग विद द कीटोप्रोफेन एज वेल एंड वल्चर्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्लादेश ने कीटोप्रोफेन को बैन कर दिया। दिस इज द फर्स्ट कंट्री दैट हैज बैंड कीटोप्रोफेन, है ना, यहाँ पे वैसे नहीं ओवरऑल फर्स्ट कंट्री, लेकिन कीटोप्रोफेन को बैन करने में पहली कंट्री है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि कर्नाटका विल बी होस्टिंग द सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 सेकंड एडिशन होगा इसका। ये कहाँ पर होंगे? ये कर्नाटका में होंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कर्नाटका is going to host the second Khelo India University Games in the year 2021। मूव करते हैं आगे न्यूज एनालिसिस पार्ट में। इंद्रधनुष 3.0 टू फिल द गैप इन इम्यूनाइजेशन। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उन्होंने रोल आउट कर दिया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो इंटेंसिफाइड, अब देखो इंद्रधनुष ऐसे दो जगहों पे आता है, ये दोनों याद रखना कि एक तो इंद्रधनुष जो आता है वो आपका ये वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है, ठीक है ना, वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है। दूसरा एक इंद्रधनुष जो है वो आपकी स्ट्रेटजी फॉर बैंक की रिकवरी, स्ट्रेटजी फॉर बैंक रिकवरी एंड ऑल, उसके रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ABCDEFG करके उसमें A टू लेकर G तक की स्ट्रेटजीज हैं। वो इंद्रधनुष जो है वो बैंकिंग सेक्टर वाला है और एक दूसरा आपका वैक्सीनेशन सेक्टर वाला है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बैंकिंग के जो A to G वाले प्रावधान है, ABCDEFG, मतलब 7 जैसे रंग होते हैं ना इंद्रधनुष में, बोलते A से लेके G तक के उसमें प्रावधान है। आप मुझे बताइएगा वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। सो दैट इज अ क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू टेल मी। मैं आपको बता दूंगा वैसे, लेकिन आप मुझे बताइए। मिनिस्ट्री डिसओन्स काउ साइंस एग्जामिनेशन। अब मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, उसने डिसओन कर दिया है काउ साइंस के एग्जामिनेशन को। क्यों? अब देखो न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया था अभी रिसेंटली। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग कब बनाया गया था? अभी रिसेंटली बनाया गया था फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया। फरवरी 2019 याद रखेगा, फरवरी 2019 में बनाया गया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ये डिसाइड किया कि वो एक इंडिजिनस काउस के ऊपर एग्जामिनेशन रखेंगे, काउ साइंस के ऊपर एग्जामिनेशन रखेंगे। अब इस काउ साइंस के लिए एग्जामिनेशन तो रखेंगे, इसका स्टडी मटेरियल उन्होंने बनाया। जब उन्होंने अपना इसका स्टडी मटेरियल बनाया तो उन्होंने इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी जो कि मतलब गले के नीचे नहीं उतरेंगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि गोबर जो है वो रेज उनको रोक लेता है। फिर उन्होंने ये बोला कि जो आपका अगर आप मतलब स्लॉटर करते हो तो फिर वो अर्थक्वेक ला देता है। मतलब कि जिसका देखो हो सकता है वो चीज़ गलत हो, लेकिन आप उससे साइंटिफिकली किसी चीज़ को नहीं रिलेट कर सकते हैं। दैट इज नॉन साइंटिफिक बेसिस। इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गाय को आप पानी पिलाओ तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ये क्लेम करना, ये भी काउ साइंस तो नहीं हो सकता ना। दिस कैन नॉट बी अ काउ साइंस कि गाय को संडे के दिन आप अगर मतलब खिलाओ, कुछ तेल पिलाओ या कुछ भी ऐसी चीज़ें खिलाओ पिलाओ तो आपको नौकरी मिलेगी, आपको अच्छे बच्चे होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। दिस कैन नॉट बी अ साइंटिफिकली ऑन साइंटिफिक बेसिस। पर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की किताब में सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बाकायदा मटेरियल साइंटिफिकली साइंड वाइंड होकर के लिखा हुआ था। इनफैक्ट UGC ने तक काउ साइंस के लिए बधाइयाँ डाली थी, मतलब राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को बिल्कुल बोला था कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप तो एग्जाम करवाओ। UGC तक ने ये कह दिया था। बट अब मिनिस्ट्री ने ये कह दिया कि ये जो चीज़ें थी ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के जो मेन थे, चेयरमैन थे, उनका था और मिनिस्ट्री को कुछ भी इसके बारे में नहीं पता था। अब इसकी जांच की जाएगी और उसके जांच के बाद या तो उनको हटाया जाएगा या जो भी चीज़ें हैं
बाद में डिसाइड होंगे। तो मिनिस्ट्री ने पल्ला झाड़ लिया है फ्रॉम दिस काउ साइंस, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री ने, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। स्कूल्स टोल्ड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन साइबर बुलिंग। अब बच्चों को साइबर बुलिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो साइबर बुलिंग क्या होता है, कई बार साइबर बुलिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ थ्रेट ओनली, जो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कंप्यूटर अराइज होती है। अब कई लोग क्या आता है, बच्चे क्या है अब ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में ऑनलाइन मतलब कि इंटरनेट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कोविड-19 में पूरा ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। इनफैक्ट मेरे घर में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कई बार बोलते हैं कि इसका आईपैड का क्या पासवर्ड है, इसका क्या पासवर्ड, उनको सब पता रहता है ना, कि कैसे उनको यूज़ करो, उनको सब हर चीज़ पता है। वो बोलते हैं कि वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि मतलब जिस एज में मुझे कुछ भी नहीं पता था, उस एज में उनको वाईफाई, आईपैड, आई मोबाइल सब कुछ उनको पता है कि कैसे यूज़ होना है। अब तो ये एक डिफरेंस आ गया है। तो ऐसे में डिफरेंस तो आया, लेकिन अभी भी उनका मेंटल स्टेटस इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि वो चीज़ों को समझ सकें। क्या होता है कि दे माइट गेट इन ट्रैप ऑफ सम काइंड ऑफ साइबर बुलिंग। जैसे बीच में वो गेम आया था ना, ब्लू वेल गेम, वो ऐसा ही तो गेम था, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस का ही तो वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग जानते हैं कि कौन वल्नरेबल है, कौन थ्रेट है, कौन कैसा है, बहुत इजीली फिर ऐसे व्यक्तियों को वो मतलब उलझा लेते हैं और देन ऐसी चीज़ें करवाने में मजबूर कर देते हैं। तो यही चीज़ है कि आप बेसिकली जिस तरह से इसका एजुकेशन में यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है, जो प्राइवेसी है, प्रोटेक्शन है, वो इनएडिक्वेट है। डाटा सिक्योरिटी भी इनएडिक्वेट है इस कंट्री में अभी भी। तो ये जो थ्रेट्स हैं टू द डाटा सिक्योरिटी, टू द प्राइवेसी, टू द प्रोटेक्शन ऑफ इनएडिक्वेट, टू द प्रोटेक्शन ऑफ द साइबर स्पेस, कहना चाहिए कि ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि हमको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट बच्चों को, टीचर्स को एक तरीके से सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ताकि वो स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर सकें। और इसके लिए गाइडलाइंस भी बनाई गई थी, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। याद रखिएगा, देयर वाज अ गाइडलाइन सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ये जॉइंटली डेवलप की गई थी बाय एनसीईआरटी एंड यूएनएसको। याद रखिएगा, एनसीईआरटी और यूएनएसको ने जॉइंटली डेवलप की थी सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, ये भी आप याद रखिएगा। So these are the things which are important. I hope you got clarity regarding that. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे एडिटोरियल 1 में आते हैं। पहला एडिटोरियल है, ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन्स बिजनेसेस। अब यहाँ पर देखो, जो बेसिक आर्गुमेंट है, सबसे पहले बेसिक थीम बता दूँ आपको ऑथर की। बेसिक थीम ऑथर ने ये रखी है कि सबसे पहली बात तो जो ये लोग बोलते रहते हैं कि जैसे अभी क्या हुआ कि कई दूसरे इंटरनेशनल जो लोग थे, उन्होंने इंडिया को कहा कि आप यहाँ फार्मर्स राइट के बारे में बोला, उन्होंने ये बोला कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ऐसी चीज़ें हैं। तो कई लोगों ने ये आर्गुमेंट दिया, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्गुमेंट दिया कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप मत बोलिए, दिस इज आवर पर्सनल मैटर, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री के पर्सनल मैटर हो सकती, ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल। आपने खुद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स साइन किया हुआ है, और ऐसा आप किसी और कंट्री को नहीं बोल सकते, क्योंकि आप खुद ऐसे हो कि दूसरी कंट्री में जब भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है, आपने उसके लिए काफ़ी एक्ट किया है। आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से उन्होंने बताया। बट अभी ऑथर का ये कहना है कि ये ग्लोबल जो वॉइसेस थी उनको हम चुप कराने में लगे रहे, ना कि हमने ये देखा कि कहीं सच में तो ऐसा नहीं, मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द रॉन्ग्स, जो रॉन्ग हुए उसको करेक्ट करने की जगह आपने क्या देखा इसमें, आपने ये देखा कि हमारा ये पर्सनल मैटर था और इसमें किसी और को नहीं बोलना चाहिए था। दीज आर द थिंग्स विच वी थॉट, है ना। सो दैट इज द थिंग विच ऑथर, दैट इज द प्रेमाइस। फिर इसमें दिशा रावी का अरेस्ट उन्होंने बोला कि जो उसने दिशा रावी को अरेस्ट किया गया है ना, एंड ये एक उस चीज़ को इंटेंसीफाई करता है कि इंडियन गवर्नमेंट्स दे क्रिमिनलाइज दोज हु स्पीक ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब एक तरीके से ये निकल के सामने आता है कि इंडियन गवर्नमेंट्स दे क्रिमिनलाइज दोज हु आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट, जो भी ह्यूमन राइट्स की बात करता है उनको क्रिमिनलाइज करके, अरेस्ट करके, ये सब चीजें करते हैं, ठीक है ना। एंड अ डेमोक्रेसी विच डज नॉट इंश्योर एंड सिक्योर यूनिवर्सल राइट्स फॉर ऑल इज अ डेमोक्रेसी ओनली इन नेम। तो जो अगर ऐसी कोई कंट्री है दैट डज नॉट सिक्योर एंड ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, जो ह्यूमन राइट्स सिक्योर नहीं कर सकती है सबके लिए, वो डेमोक्रेसी सही नहीं होती, वो केवल नाम की डेमोक्रेसी है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल।
आगे ऑथर ने बोला कि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दूसरी कंट्रीज में भी, जैसे अपार्थाइड के अगेंस्ट जब उन्होंने रोल प्ले किया इन द साउथ अफ्रीका, है ना, दे वर्कड देयर। और जब तक कि अपार्थाइड के अगेंस्ट रेजोल्यूशन नहीं पास हो गया, सारी कंट्रीज नहीं मिलकर के अपार्थाइड के अगेंस्ट बात कर लेंगी, तब तक इंडिया लगा रहा, है ना। इनफैक्ट नेल्सन मंडेला का जो ट्रायल हुआ था, रिवोनिया ट्रायल 1963 कहलाता है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इंडिया ने भी प्ले किया था। इंडिया का वर्क कंसिस्टेंटली था क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिमोनाइजेशन ऑफ नेल्सन मंडेला। तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट काम किया था। रिवोनिया ट्रायल के में नेल्सन मंडेला के डिमोनाइजेशन पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया था, है ना। और ये भी याद रखना कि नेल्सन मंडेला का जो ट्रायल था उसको रिवोनिया ट्रायल बोलते हैं, रिवोनिया ट्रायल ऑफ 1963। तो रिवोनिया ट्रायल ऑफ 1963 याद रखेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ह्यूमन डिक्लेरेशन का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, तो ऑथर का ये कहना है कि यार देखो आपने खुद ही साइन किया है, ऐसा तो नहीं कि मजबूरी में आपसे करवाया गया है ना, ये झूठ बोल करके करवा दिया गया कि देखो ये लो मैं तुमको अपनी चॉकलेट दे रहा हूँ और आपने साइन कर दिया, ऐसा तो नहीं है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि देखो मैंने तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन साइन करा लिया, ऐसा तो नहीं था। आपने खुद से साइन किया और आप उसके बहुत इनिशियल टाइम से मेंबर रहे हो। तो ऑथर ने यही कहा है कि इंडिया भी ऐसा नहीं है कि अलूफ रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, काफ़ी हम भी काफ़ी मिल करके रहे हैं और ह्यूमन राइट्स का जो इवोल्यूशन हुआ है इसको हमने करीब से देखा है। फिर ऐसे टाइम में हम क्यों बोल रहे हैं कि ये इंटरनल मैटर है, नहीं है। इनफैक्ट विजय लक्ष्मी पंडित जी का एग्जाम्पल भी दिया है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। और इन्होंने एलियनोर रूजवेल्ट के साथ मिलकर के काफ़ी काम किया था, एंड ब्लैक एक्टिविस्ट एंड अदर, इन सबको मतलब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आए 1948 में, उनमें लाने, उनको स्पीडीली लाने में भी विजय लक्ष्मी पंडित और एलियनोर रूजवेल्ट के साथ जो मिलकर के उनकी जो पार्टनरशिप थी उसमें काफ़ी उसका फ़ायदा मिला। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि काफ़ी पहले से इंडियंस जो हैं वो इंटरनेशनली भी एक्टिव रहे हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर के। और चाहे वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में डिस्प्यूट हो, उसको सॉल्व करने की बात हो, या कोई भी हो, इंडिया उसमें भी उसका भी हिस्सा रहा है, ठीक है ना। एंड ऑथर ने कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं कि अब इंडिया में भी जब ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात बोलते हैं, और इसके बाद उन्होंने अभी फार्म एक्ट्स में जो हो रहा है तो उसको भी ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इंटीग्रिटी, मतलब इंटीग्रिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो होना ज़रूरी है। अगर आपको ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करना है तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होने ज़रूरी हैं। और इंडिया जो है वो बोल रहा है इंटरनल मैटर है, जिसने कि दलाई लामा को असाइलम दिया, जिसने कि एक तरीके से कहना चाहिए 1971 में एक पूरी कंट्री को आज़ाद करवाया, वो बोल रहा है आज इन लोगों को कि आप हमारे इंटरनल मैटर में मत आइए, ठीक है ना। तो वही ऑथर ने यहाँ पे सपोर्ट किया है टू द इंटरनेशनल वॉइसेस और कहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो सबका बिजनेस होता है, किसी एक कंट्री का नहीं, ठीक है ना। दूसरा जो आर्टिकल है, राइटिंग मोर ऑफ इंडिया इनटू तिब्बतोलॉजी। अब यहाँ पे एक्चुअली आर्टिकल जो है वो ये है कि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक प्रपोजल दिया है कि उनको तिब्बतोलॉजी पढ़ाई जाए। इंडियन आर्मी ने क्या प्रपोजल दिया है कि उनको तिब्बतोलॉजी पढ़ाई जाए और तिब्बतन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और ये सब चीज़ें अगर वो पढ़ेंगे तो दे कैन बेटर काउंटर द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एंड प्रोपेगेंडा। अगर वो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो दे कैन बेटर काउंटर द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एंड प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। अब इंडियन आर्मी बिल्कुल सही सोच रही है ये चीज़ कि आपको अगर उस कंट्री का, उस प्लेस का कल्चर, उस प्लेस के लोगों के साथ किस तरह से लैंग्वेज है उनकी, किस तरीके से बात करनी है, तो आप बेटर कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कोऑपरेशन ले सकते हो और जो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा है उसके अगेंस्ट आप उसको काउंटर भी कर सकते हो। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने बोला कि तिब्बतोलॉजी उनको पढ़ाई जाए एंड तिब्बतोलॉजी कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द बाउंड्स ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। कई लोग क्या है तिब्बतोलॉजी को बहुत नैरो उसमें देखते हैं, बाउंडेड फॉर्म में देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। तिब्बतोलॉजी अगर हम पूरी तरीके से देखें तो ये मल्टीपल इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है पूरे ब्रॉडर तिब्बतन कल्चर की, वहाँ की रीजन की, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो यही चीज़ ऑथर ने भी यहाँ पे सजेस्ट की कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे ये स्टडी होनी चाहिए, है ना। और तिब्बत रीजन केवल यूत्सांग को नहीं ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि इट डज नॉट ओनली इंक्लूड यूत्सांग। यूत्सांग क्या है? प्रेजेंट डे तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। तो यही द रीजन इंक्लूड्स नॉट जस्ट यूत्सांग, दैट इज द प्रेजेंट डे तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, बट आमडो एंड खाम
एंड लार्ज एरियाज इन द हिमालयाज इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड भूटान। मतलब ये सारे अब जो तिब्बतन रीजन, पूरा तिब्बतन रीजन अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। एंड केवल इसमें जो ऑटोनॉमस तिब्बत रीजन, जो प्रेजेंट डे ऑटोनॉमस तिब्बत रीजन माना जाता है, वो यूत्सांग का माना जाता है, ठीक है ना, यूत्सांग का माना जाता है, ठीक है। मैं तो नहीं बोलूँगा कि भाई अब ये तो उन्होंने मतलब ब्रॉडर टर्म्स में बता दिया है कि वो पूरा कहाँ कहाँ उसका इन्फ्लुएंस फैला हुआ है। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपको सिक्किम में भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपको भूटान में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो हर कंट्री का इन्फ्लुएंस हर जगह देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि वॉरेन हेस्टिंग से लेकर के फ्रांसिस यंग हस्बैंड, जो फ्रांसिस यंग हस्बैंड थे 1903-94 में थे, तो कई कार्टोग्राफर्स आए हैं, माउंटेनियर्स आए हैं, मिशनरीज आए हैं, लिंग्विस्ट आए हैं, बोटेनिस्ट आए हैं, जिन्होंने की वर्क किया है एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड डेफिनेटिव नॉलेज अबाउट द तिब्बत फॉर ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में उन्होंने तिब्बत के लिए काफ़ी नॉलेज निकाला है, ठीक है ना, चाहे वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स हो, चाहे वो फ्रांसिस यंग हस्बैंड हो, ठीक है। इसके अलावा जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद काफ़ी सारे उस समय देखो मतलब कल्चरल टाइज हमारे इतने मतलब वो थे कि अगर आपने देखो कि बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बतन बुद्धिज़्म भी अलग होता है, एक तिब्बतन बुद्धिज़्म भी आता है कि उसकी ब्रांच वहाँ पे भी डेवलप हुई, जबकि बुद्धिज़्म का ओरिजिन इंडिया में हुआ बट तिब्बतन बुद्धिज़्म भी आया, तो एक तरीके से हम वहाँ से भी उनसे अटैच्ड हैं, है ना। और इस कारण से डेडिकेटेड टू तिब्बतन एंड बुद्धिस्ट स्टडीज एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज ये बनाए गए, ठीक है ना। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज कहाँ कहाँ बने, लेह और सारनाथ में बने, और आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज बना वाराणसी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज बने कहाँ पे, वाराणसी में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज बने कहाँ कहाँ पे, लेह एंड सारनाथ में बना, ठीक है ना। और ये जो है ये सेंटर्स की तरह काम करते हैं फॉर द आर्मी, जहाँ पर वो करें, है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आर्मी का जो सजेशन है वो भी बिल्कुल सही बात है कि तिब्बतोलॉजी के बारे में अगर वो पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज होगी और फिर चाइना को काउंटर करने में मदद मिलेगी। एंड एक और चीज़ है कि नैरो रूप से ना पढ़ा जाए तिब्बत का, केवल बाउंड्रीज और ये सब ना पढ़ा जाए, आप रादर उनकी जो भी कहना चाहिए कि जो भी उसकी कल्चर है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। अगला जो आर्टिकल था एक्साइज ड्यूटी फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ में मैं आपको पूरा आर्टिकल बता सकता हूँ। देखो, आपकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, इस कंट्री में एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल के जो बढ़ते दाम है वो बिकॉज ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी अलग से लगाई जाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कई प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि इकोनॉमिक सर्वे जो बोलता है वो ये बोलता है कि ग्रोथ को बढ़ाना है, ग्रोथ को बढ़ाना है आपको, तो आपकी फिस्कल पॉलिसी भी ग्रोथ को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। बट यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि आपको ग्रोथ बढ़ानी है, आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, आपको लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना है, वहीं पे दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, आप एक्साइज ड्यूटी लगा करके महंगाई बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि जो ये पॉलिसी है और जो सर्वे में आपने मेन सोचा हुआ है, जो आपकी पॉलिसी है, जो आपका मेथड है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, और इसको ब्लैंचार्ड आर्ग्यूमेंट भी कहा जा रहा है। देखो, इट अपोजेस द ब्लैंचार्ड आर्ग्यूमेंट। देखो, ब्लैंचार्ड आर्ग्यूमेंट, ये ब्लैंचार्ड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, इसमें ये बोला है कि मेंटेनेबल डेट एंड एक्सपेंडिचर आर द व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट एज अपोज टू इंक्रीज्ड टैक्स बर्डन। तो इसने कहा था कि टैक्स बर्डन मत बढ़ाओ, टैक्स बर्डन मत बढ़ाओ, रादर आप एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश करो, भले थोड़ा डेट बढ़ जाए, भले आपको उधार लेना पड़ जाए, लेकिन आप एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि टैक्स को बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये ब्लैंचार्ड आर्ग्यूमेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन में है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला है बीइंग पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट। अब इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ऑथर ने बोली कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं टू इंक्रीज द एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए? तो पहला है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स which consume nearly 60% of the diesel used in the country are now subject to fuel efficiency standards. Heavy duty vehicles को, जो कि लगभग 60% डीजल यूज करते हैं कंट्री का, उनको फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स के लिए मतलब वो कर दिया गया है, subjected to that. The share of bioethanol in petrol has risen to nearly 8% by volume under the 2018 national policy on biofuels. 2018 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है उसके अंतर्गत जो शेयर ऑफ बायोइथेनॉल है इन पेट्रोल, इट हैज राइजन टू नियरली 8%.
देन द गवर्नमेंट हैज इनकरेज्ड मल्टीपल फ्यूल पाथवेज इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग नेचुरल गैस के रूप में, और अलग अलग तरीके से फ्यूल पाथवेज मतलब कि सीएनजी व्हीकल्स और ये सब चीज़ें लाई गई। देन आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्कीम लाई गई। तो ये सारी जो इनिशिएटिव्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ किया जा रहा है। ये सारे एफर्ट्स हैं फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ओनली, है ना। इसके अलावा ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि हमको अपना ऑयल डिपेंडेंस जो है वो भी खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाने पड़ेंगे। जीरो एमिशन पॉलिसी, जीरो एमिशन व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाने की हमको ज़रूरत है, और ऐसे व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस किया जाए ताकि हम जो है अपने ऑयल से इंडिपेंडेंट हो सके इम्पोर्ट से, और अपनी जो डिपेंडेंस है उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है ना। International Council on Clean Transportation suggests that a standard requiring 50% reduction in the fuel consumption by new two-wheelers by 2030 will not only lead to internal combustion engines efficiency improvement but also ensure that nearly 60% of all the two-wheelers sold in India are electric driven। तो ये चाहते हैं कि 2030 तक 60% जो है वो टू व्हीलर्स एटलीस्ट वो पूरे इलेक्ट्रिकल ड्रिवन रहे, और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंजन एफिशिएंसी बढ़े उनसे, है ना। और जो हमारी पेट्रोलियम की पीक डिमांड है वो 2030 तक आ जाए, 2030 तक आ जाए। अगर हम जीरो एमिशन व्हीकल्स और इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएंगे तो हमारे पीक जो है 2030 तक आ जाएगा। दैट विल बी गुड, ठीक है ना। जितना जल्दी पीक आ जाए उतना अच्छा है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो यहाँ पे टेररिज्म इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसा एस जयशंकर जी ने कहा है इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो 2006 में बना था सॉरी एज अ सब्सटीट्यूट टू द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स का सब्सटीट्यूट के रूप में 2006 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ें। तो पहले दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि इट वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना। और उसमें क्रेडिबिलिटी डेफिसिट था, इस कारण से इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। कंपोजिशन में इसमें 47 मेंबर्स होते हैं, 47 मेंबर्स होते हैं सर्विंग एट एनी टाइम विद इलेक्शंस हेल्ड टू फिल अप सीट्स एवरी ईयर बेस्ड ऑन द एलोकेशन टू रीजन, ठीक है ना। और ईच इलेक्टेड मेंबर सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए सर्व करता है एक कंट्री, एक मेंबर। एंड कंट्रीज आर डिसअलाउड फ्रॉम ऑक्यूपाइंग अ सीट फॉर मोर देन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म से ज्यादा आप सीट नहीं ले सकते, ठीक है ना। एंड दे पासेस नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन को पास करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको बता देता हूं मैं। आगे मूव करते हैं। इंद्रधनुष 3.0 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसके बारे में जरूर लिख के बताइएगा। नाउ डीएसी क्लियर्स बिड वर्थ 13,700 करोड़। तो डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए एक्विजिशन का काम करता है, अप्रूवल देता है, उसने अप्रूव किया 13,700 करोड़ वर्थ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को, ठीक है ना। डीएसी को हेड कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, याद रखिएगा। सीसीएस को कौन हेड करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो लिया क्या क्या है? अर्जुन MK1 लिया है। अर्जुन MK1 टैंक है, याद रखिएगा। अर्जुन MK1 जो है वो टैंक्स हैं, वो हमने लिए हैं। दूसरा, हमने भारत फोर्ज ने लगभग 117.95 करोड़ के हमको कल्याणी M4 कल्याणी आर्मर्ड व्हीकल्स देने की बात की है। कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल्स, याद रखिएगा। अर्जुन MK1 क्या है? टैंक है। कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल्स है, ठीक है ना। एंड अदर प्रपोजल्स फ्रॉम DRDO क्लियर्ड बाय द DAC इंक्लूड नाग मिसाइल कैरियर, है ना, नाग मिसाइल कैरियर है। देन अरुद्र मीडियम पावर राडार, अरुद्र क्या है? मीडियम पावर राडार है। एंड नाग तो आपको पता होगा कि नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है ना। और एक आपका आर्मर्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबॉट्स APFSDS, ये भी आपका 125 mm म्यूनिशन है जिसको कि लिया जा रहा है, ठीक है ना। देन कल्याणी M4 जो है इट्स अ मल्टी रोल प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर क्विक मोबिलिटी इन रफ टेरेन एंड इन एरियाज अफेक्टेड बाय IED। तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो यूज करते हैं ना, IED का यूज किया जाता है, वहां पे कल्याणी M4 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी लिया जाता है। दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग जो कि ली जा रही है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे तो ऐसी कुछ न्यूज नहीं दिख रही है। फेसबुक टू एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूज ब्लैकआउट। तो अब यहाँ पे फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया न्यूज का जो ब्लैकआउट था वो बंद कर दिया है। फेसबुक एग्री कर गया है कि वो ठीक है, पे करेंगे फॉर द अप्रूवल, कंसेंट के लिए पे करेंगे, केवल कंसेंट के लिए पे करेंगे,
और गूगल भी वही ट्रैक फॉलो करेगा। फेसबुक ने अप्रूवल के लिए कह दिया कि ठीक है, दे विल पे फॉर द कंसेंट ओनली, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भी थोड़ा रूल को ट्वीक करने की कोशिश की है, तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया है, फाइनली दोनों में एग्रीमेंट हो गया। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए क्या हो रहा है। गवर्नमेंट टू रिव्यू एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज प्रोडक्ट। थोड़ा सा आपको एंटी डंपिंग के बारे में बता दूं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट एक्स है जो कि चाइना में, सपोज इसकी ओरिजिनल प्राइस 50 रुपए की होनी चाहिए थी, ₹50 होनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब चाइना ने सपोज ये एक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बना लिया, इतना बना लिया कि इंडिया, मतलब वहाँ चाइना में उनके पास अब यूज़ करने के लिए जगह ही नहीं बची। बट अभी भी उनके पास ये बहुत सारी चीज़ें बचा हुआ है। तो अब ये क्या करते हैं, चाइना अगर वो चीज़ इंडिया भेजेगा तो उसको 25 रुपये में भेज देगा। मतलब कि जितने रुपए में आपकी कंट्री में वो बिक रहा है, उससे कम प्राइस पे जब आप बेचते हो किसी दूसरी कंट्री में, तो उसको बोलते हैं डंपिंग। दिस इज नोन एज डंपिंग। मतलब जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, आपने उसमें ना बेच करके आपने उसकी प्राइस को कम कर दिया, ठीक है ना। समझ में आया आपको? ₹50 का था, वहां पे होना चाहिए था, लेकिन जब इंडिया भेजा उन्होंने, क्योंकि वहां पे बिक चुका है पूरी तरीके से और वहां पे कोई नहीं खरीद रहा, तो अब इंडिया में उन्होंने ₹30 का भेजा या 40 का भेजा, मतलब कि कुछ भी ऐसा जो कि इससे कम है। तो अब क्या, इंडिया में जब वो आएगा तो इंडिया में वो सस्ता आएगा, लेकिन इंडियंस भी तो वो चीज़ बना रहे होंगे, सपोज इंडियंस भी वो चीज़ बना रहे हैं, बट इंडिया में तो वो चीज़ अभी भी 50 रुपए की ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतना नहीं लोगों ने खरीदा है, इंडिया में इतनी ज़्यादा अधिकता नहीं है। तो ये 30 का अगर आएगा तो ये इसको खत्म कर देगा 50 वाले को। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इंडिया क्या करेगा कि इस पे 20 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगा देगा, 20% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देगा इस पे। जब एक्स्ट्रा ड्यूटी 20 रुपीज़ की, जब 20 रुपए की ड्यूटी लग जाएगी तो इसका प्राइस भी कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ का हो जाएगा। तो जो ड्यूटी बाद में हमारे इंडिया में लगती है उसको हम एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। मतलब डंपिंग को रोकने के लिए जो ड्यूटी हमने लगाई वो एंटी डंपिंग ड्यूटी कहलाती है, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यूएस मैन्युफैक्चरर्स स्टेयर एट स्टील शॉर्टेजेस। अब यूएस मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि स्टील की शॉर्टेज हो गई है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। Thank you and have a nice day.